वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं। फिर से एक सम लेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप का। होप करता हूँ कि पिछले वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी या बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक नया सम लेंगे, फ्रेश सम लेंगे। फिर से एक्सपेक्टेड है कि सिमिलर सम आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या सिमिलर एडजस्टमेंट रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में दिख सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वोम एंड वोमा, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। वोम एंड वोमा आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन इक्वल रेशियो। दो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करने वाले हैं इक्वल रेशियो में। बहुत इजी सम। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अब आपको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला है और उसी दिन मैंने कल वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि फाइनल अकाउंट बनाते वक्त अपने को दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। दो अकाउंट कौन थे? तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बोलोगे नहीं सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो आप ये समझ लीजिए कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये किसी प्रकार का अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट है, ये ना कि कोई अकाउंट है। तो अकाउंट कितने बनेंगे? तो दो ही अकाउंट बनेंगे, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेप वाइज चलेंगे। आपको पता है फाइनल अकाउंट का सम हम 5 सिंपल स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहली अपनी स्टेप है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मैंने बना ली है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। सेम सिमिलर फॉर्मेट हम रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और हमारी सिंपल सी बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। दो कॉलम बनाने का कारण यही है कि फर्स्ट कॉलम में हम जो भी कैलकुलेटरी वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो कंप्लीट करेंगे ताकि हम दूसरे कॉलम में फाइनल अमाउंट बाहर निकाल सके। दूसरा बताने का अपना क्या है स्टेप? तो दूसरी स्टेप हमारी है नामकरण। नामकरण में हम करते क्या है, तो हम डब्बों को उनके नाम दे देंगे। पहले डब्बे को हमारा नाम क्या आ जाएगा? पहले अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब यहाँ पे डेट कौन सी लिखनी है? तो वो डेट आपको बताने वाला है आपके क्वेश्चन में जो बॉक्स है। आपके क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, उसका जो ट्रायल बैलेंस का बॉक्स होगा उसके ऊपर जो डेट लिखे है, जैसे यहाँ पे इस वाले सम में ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 लिखा है, तो यही डेट मैं लिख दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में भी, यही डेट मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में भी, और सेम डेट की मैं बना लूंगा बैलेंस शीट उस दिन की 31 मार्च 2024। मराठी मीडियम वाले ध्यान देंगे। मराठी मीडियम वाले पहले डब्बे को नाम देंगे व्यापार खाते, 31 मार्च 2024 रोजी संपन्नाऱ्या वर्षाकरिता, इस साल इस दिन पर खत्म होने वाले साल के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट भी बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो दो स्टेप्स यहाँ पे मेरी कंप्लीटेड है। आपका टाइम बचाने के लिए, वीडियो को थोड़ा और कम करने के लिए ये प्रयास मेरा चालू है। अब डायरेक्ट हम किस पे आते हैं? तीसरी स्टेप में। तो तीसरी स्टेप में मैं डायरेक्ट आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट छुड़ा लीजिए एडजस्टमेंट। चलिए एडजस्टमेंट पे चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ रुपीज 1,76,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई गई है 1,76,000। अब क्लोजिंग स्टॉक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? साल के अंत में बचा हुआ माल, साल के अंत में बचा हुआ माल। अब माल बचा है साल के अंत में, तो कहां पे बचेगा? ये आपको अच्छे से पता है, माल हमारा जहां पे बनेगा वहीं पे माल हमारा बचेगा। साल का अंत कब हुआ? 31 मार्च 2024 को। इस दिन को हमारा ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। फिर क्या इस दिन में कुछ माल बना नहीं होगा क्या? फैक्ट्री में बना होगा, और वो जिस दिन माल बना है क्या उसी दिन माल बेचा जाएगा? नहीं, बचेगा। कितने का माल बचा है बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 1,76,000। 1,76,000 का माल बचा, तो क्या ये माल फेंक दू? साल खत्म हो गया तो क्या माल फेंक दू, गंगा में बहा दू? जी नहीं, आपको 1,76,000 का माल क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बचाकर रखना पड़ेगा। और यही माल आप कल जाकर बेचोगे, तो कल जाकर बेचोगे तो आपकी क्या होगी रे बेटा? इनकम। आपकी इनकम है, इसलिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जाती है वो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। नीचे आप लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, साल के अंत में बचा हुआ माल। कितने का माल साल के अंत में बचा है? 1,76,000। ओके। अब क्या आपको इंस्टेंट इनकम कमा के देगा ये माल? नहीं, ये बचा है, ये कल जाकर आप बेचोगे तो पैसा आएगा। तो पैसा आपको कब आएगा? फ्यूचर में। और जब भी बात फ्यूचर की आए तो वो आपकी होती है असेट। तो इसकी दूसरी एंट्री में लिख दूंगा असेट में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1,76,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितना लिख दिया मैंने? 1,76,000। आप होप करता हूं समझ लीजिएगा। जिनको नहीं समझा रिपीट करा देता हूं आपके लिए। बेटा कल ही मैंने वीडियो में बताया था, मैं फिर रिपीट करा दे रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमारा फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा ऑफिस रिलेटेड अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ऑफिस रिलेटेड अकाउंट। और ये दोनों अकाउंट कौन से टाइप में आते हैं? तो ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट के टाइप में। कौन से अकाउंट के टाइप में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट।
और नॉमिनल अकाउंट का नियम आपको अच्छे से पता है, खर्चों को सारे डेबिट करो, इनकम को सारी क्रेडिट करो। खर्चे सारे डेबिट में लगाने हैं और इनकम सारी क्रेडिट में लगाना है। अब ये जो माल है साल के अंत में हमारे पास बचा है तो हम फेंकेंगे नहीं, बचा कर रखेंगे, कल जाकर बेचेंगे, बेचेंगे तो हमारी क्या होंगी, इनकम। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हम कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्रेडिट में ही क्यों, तो हमारी इनकम होगी, कल जाकर बेचेंगे तो। दूसरा, ट्रेडिंग में ही क्यों, तो माल कहां पे बचेगा, तो माल बचेगा फैक्ट्री में, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में उसकी क्या जाएगी, एंट्री जाएगी। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, वोम्स एंड वोमास ड्रॉइंग गुड्स वेयर 6000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि जो आपके दो पार्टनर्स है उन्होंने ड्रॉइंग्स की, ड्रॉइंग्स भी किसमें की, गुड्स में, ड्रॉइंग्स भी किसमें की, गुड्स में। कितने कितने का माल निकाला, 6000 4000। जिन बच्चों को ड्रॉइंग कंसेप्ट नहीं पता, आपके लिए बता देता हूं, बिजनेस का पैसा या आपके बिजनेस का कोई माल अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो इस चीज को कम दिया जाता है ड्रॉइंग का नाम। किसका नाम दिया जाता है, ड्रॉइंग का नाम दिया जाता है। तो आपने अगर बिजनेस में से कोई माल निकाला हो, ध्यान दीजिए, आपने बिजनेस से कोई माल निकाला तो भी माल जाएगा कहां से, फैक्ट्री से। माल जाएगा कहां से, फैक्ट्री से। तो उसकी एंट्री आती कहां पे है, उसकी एंट्री हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। माल उन्होंने निकाला, क्योंकि ड्रॉइंग किसकी बोली गई है रे बेटा, गुड्स की। पार्टनर्स ने क्या विड्रॉ किए हैं, गुड्स विड्रॉ किए हैं। पहले पार्टनर व्योम ने विड्रॉ किया है 6000, व्योमा ने विड्रॉ किया है 4000 रुपए का माल। अपने कोई दुकान रही होंगी उनकी पार्टनरशिप में, मान लो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि वोमा ने ओमा ने मिलकर, पार्टनर्स ने मिलकर कपड़ों की दुकान डाली हो। अब कपड़ों की दुकान दोनों ने डाली है, अब पार्टनरशिप में वो कपड़ों की दुकान चला रहे। मान लो कि दोनों के घर में कुछ कपड़ों का सामान, दोनों के घर में शादी आ गई और शादी के लिए उनको कुछ कपड़े चाहिए, और उन्होंने बाहर किसी दुकान में जाकर कपड़े ना खरीदते हुए अपने ही दुकान का कुछ माल घर में इस्तेमाल करने के लिए, शादी में पहनने के लिए निकाल लिए। तो ये भी एक प्रकार की क्या कहलाई जाएंगी, ड्रॉइंग कहलाई जाएंगी। ड्रॉइंग हम दो प्रकार में गिनते हैं, एक तो पार्टनर हो सकता है कि डायरेक्ट पैसा निकाल ले बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, या हो सकता है कि पार्टनर कोई माल उठा ले अपने धंधे में से अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी पर्सनल यूज ये वर्ड आएगा या फिर ड्रॉइंग बोला जाएगा, तो माल अगर बोल रहा है, ध्यान दीजिए, अगर माल निकाला ये बात लिखी है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि पार्टनर्स ने गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो इसकी एंट्री जाएगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि माल जा रहा है। जिन्होंने पहला वीडियो फुल फ्लेज में देखे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, मैंने वहीं पे बताया था कि माल जाने की एंट्री, माल कैसा भी जाए, माल बेचा जाए, माल चोरी हो जाए, आग लग जाए, उसके वजह से माल जा रहा है, या पार्टनर माल निकाल ले, जो कि अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं ड्रॉइंग, या आप माल फोकट में बांट दो। गुड्स अगर जा रहे हैं फैक्ट्री से तो उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आपको लगानी पड़ेगी। उसकी एंट्री कहां पे लगानी पड़ेगी आपको, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बाय गुड्स विड्रॉन, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ने गुड्स विड्रॉ किए। अब किसने किसने किए उनका नाम लिख लेंगे। पहले पार्टनर का नाम लिखेंगे व्योम, व्योम, दूसरे का नाम व्योमा, व्योम और व्योमा ने कितने कितने का माल निकाला रिस्पेक्टिवली। व्योम ने निकाला 6000 का, व्योमा ने निकाला 4000 का। देखिए मैंने दोनों अमाउंट अंदर लिखा हूं, किस लिए अंदर लिखा हूं, ताकि मैं डायरेक्ट टोटल बाहर निकाल लूं। ये मेरे सहूलियत के लिए है, जब मैं फाइनल क्लोजिंग करूंगा तब मुझे 6000 4000 अलग से जोड़ना नहीं पड़ेगा। 6000 4000 मैं अभी जोड़ देता हूं, जिनकी टोटल आ रही है 10000, तो एट द एंड मुझे सिर्फ 10000 वाली अमाउंट पकड़ना पड़ेगा, अंदर वाली अमाउंट को कैलकुलेट करना नहीं होगा। चलिए अब इसकी सेकंड पोस्टिंग मारते हैं। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाएंगे, 2 इफेक्ट। बिना 2 इफेक्ट मारे आपको आगे बढ़ना नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं। हमने माल निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया बेटा, माल निकाल लिया। पार्टनर्स ने, व्योम ने 6000 का माल निकाला, व्योमा ने कितने का माल निकाला बोलते, 4000 का। ड्रॉविंग हमेशा, आप याद रखिए, ड्रॉविंग हमेशा कैपिटल में से हमको क्या करनी होती है, माइनस। कहां से माइनस करनी होती है, कैपिटल। अब पार्टनर्स ने कितना कैपिटल बिजनेस में लगाए, इसके बारे में आपको कौन बताएगा, तो इसके बारे में आपको बताएगा डब्बा। डब्बे को पूछिए कि पार्टनर्स की कैपिटल कितना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए चलिए लिखते हैं। कैपिटल हम कहां पे लिखने वाले हैं, तो कैपिटल हम लिखेंगे लाइबिलिटीज में, कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर का नाम लिख लेंगे व्योम। अब व्योम ने कितना कैपिटल लगाया बिजनेस में, आप देख पा रहे हैं, व्योम की कैपिटल है 1,60,000। अंदर लिखेंगे आप लोग, बाहर नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि इसमें से हमें ड्रॉविंग को क्या करना है, माइनस। तो व्योम के नीचे हम 2-4 लाइन
खाली छोड़ देंगे और दूसरे पार्टनर का नाम लिखेंगे 2 नंबर लिखकर। व्योम के बाद दूसरा पार्टनर कौन है रे? तो व्योम के बाद दूसरा पार्टनर है व्योमा, और व्योमा की कैपिटल कितना है? तो उसने लगा है 80,000। उसने कितना लगाया बेटा? 80,000 लिख लूंगा मैं यहाँ पे, कैपिटल बाय व्योमा। देखिए कैपिटल अकाउंट 1 नंबर पे व्योम, उसने 1,60,000 लगाया। व्योमा ने कितने लगाया है बिजनेस में? 80,000। अब इसमें से कैपिटल में से जो ड्रॉविंग उन्होंने की है, जो माल उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, वो हम क्या कर देंगे? माइनस ड्रॉविंग। माइनस क्या करूंगा? माइनस करूंगा ड्रॉविंग। ड्रॉविंग मैंने माइनस करनी है। कितना निकाला? व्योम ने कितना निकाला है? 6,000। तो व्योम के 1,60,000 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 6,000। व्योमा ने कितना निकाला है? व्योमा ने निकाला है 4,000। तो व्योमा की तरफ से कितना माइनस करना पड़ेगा? 4,000। अब इसका माइनस करके वैल्यू आपको फिर बाहर नहीं निकालनी है, वैल्यू आपको नीचे लिख लेंगे। माइनस करके वैल्यू कहां पे लिख लेंगे? नीचे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ध्यान दीजिए, कैपिटल हम लास्ट में कैपिटल के अमाउंट बाहर निकालेंगे जब उसमें हम एक तो नेट प्रॉफिट आएगा तो प्लस कर देंगे, या नेट लॉस आएगा तो उससे क्या कर देंगे? माइनस। फिलहाल के लिए 1,60,000 में से 6,000 निकालेंगे तो बचेगा 1,54,000। 1,54,000, 80,000 में से 4,000 निकाल दीजिए तो बचेगा 76,000। कितना बचेगा? 76,000 और 1,54,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारी सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है। फिर एक बार रिपीट कर लेंगे जिनको नहीं समझा है। इन्होंने पार्टनर्स ने बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ किए हैं, ड्रॉविंग की है। अब गुड्स जब भी जाएगा, फिर वो विड्रॉ हो, चोरी हो जाए, जल जाए, या जैसे भी हो, गुड्स अगर निकल रहा है फैक्ट्री से तो एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और क्योंकि ये ड्रॉविंग है तो पार्टनर्स के कैपिटल में से हमको ड्रॉविंग क्या करनी पड़ती है? माइनस। बिजनेस में जो पैसा लगाया है पार्टनर्स ने, कैपिटल माने क्या? कैपिटल इज नथिंग बट इट इज अ मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस। कैपिटल कुछ भी नहीं है, बट ये वो पैसा है जो एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो व्योम ने कितना इन्वेस्ट किया है? 1,60,000। व्योमा ने कितना? 80,000। उनके ही पैसों में से, उनके ही कैपिटल में से उनकी जो ड्रॉइंग है सेपरेटली रिस्पेक्टिवली हमको क्या करना है? माइनस करना है। चलिए सेकंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। जिन दोस्तों को पता नहीं आपको बता देना चाहूंगा, डेप्रिसिएशन माने मेरे असेट की वैल्यू का कम होना। असेट की वैल्यू का क्या होना? कम होना। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलिए इसकी वर्किंग नोट में देख लेते हैं। पहले आपको पता करना पड़ेगा, क्या बता रहा है? डेप्रिसिएशन लगा दो फर्नीचर पे 5% का। कितना परसेंट का? 5% का। तो अब पहले तो हमें फर्नीचर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन में फर्नीचर की वैल्यू देखिए, दी है क्या? हाँ, फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 1,26,000। मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितना गिवन है? 1,26,000। 1,26,000 और कितना डिप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला है बेटा? 5%। चलिए ध्यान देंगे बेटा, आप जब वर्किंग नोट लिखोगे, अगर दिखानी है तो ठीक है, नहीं दिखानी है तो भी चलेगा। जिन बच्चों का डाउट्स रहता सर वर्किंग नोट पे मार्क रहते क्या? नहीं, कुछ कुछ सम्स में, जैसे कि डेथ ऑफ पार्टनर वाले सम्स में सामने से बोला रहेगा कि इस पर्टिकुलर चीज की वर्किंग नोट दीजिए, तब उस पर मार्क पकड़े जाते हैं। बट फाइनल अकाउंट में वर्किंग नोट पे उतने मार्क रहते नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको बनाना ही है। बट अगर बनाना है तो आप दिखा सकते हैं। क्या करते हैं? हम परसेंट निकालने के लिए ध्यान दीजिए। 1,26,000 इंटू कितना परसेंट निकालना है? 5 इंटू कर देंगे 5 परसेंट के लिए मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से। कितना लिखूंगा नीचे? 100 करेंगे। एक जीरो कट, दूसरा यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो काट दिए मैंने। कितना आ रहा? 1,260 इंटू में कौन है? 5 कर देंगे। 0 6 पंचे 30 0 3 5 दूने 10 10 3 13 3 हातचा 1 5 का 5 आणि 6। तो आपका आंसर आ रहा है 6,300। ये एक्चुअल पद्धत है निकालने की फर्नीचर। बट अगर आपको वर्किंग नोट दिखाना है तो ही आप इसके थ्रू जाएंगे, अदरवाइज आप ट्रिक यूज करते हो, आप डायरेक्टली क्या लिख लोगे? 1,26,000। क्या बता रहे मैं? एक जीरो काटो मिलेगा 10%। एक जीरो काटो कितना मिलेगा? 10%। कितना आ रहा है 10%? ध्यान दीजिए, 12,600। ये है 10%। मैंने बोला 1,26,000 में पीछे में से एक जीरो उड़ा दो, उड़ा दिया, कितना बचता है रे? 12,600, जो कि आपका निकलता है 10%। कितना निकलता है? 10%। आप समझिए सर, हमें तो 5% निकाला था, निकाल लेंगे। 10 के आधे कितना होता है रे? 5। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 12,600 की भी क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। 12 का आधा आएगा 6, 600 के आधे आएंगे 300। तो वापस हम उसी आंसर पे आ गए, 6,300। बट ट्रिक में हमें इतना कैलकुलेशन वाली झंझट पालनी नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमको क्या मिला? हमारा आंसर मिल गया। तो 6,300 का आपका क्या लग रहा है बेटा? डिप्रिसिएशन। किस पे? फर्नीचर पे। तो असेट में सबसे ऊपर मैं लिख दूंगा फर्नीचर।
1,26,000 उसकी वैल्यू लिखूंगा पहले तो कि भैया हमारा फर्नीचर था 1,26,000 का, बाद में नीचे फर्नीचर के नीचे लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। फिर 1,26,000 में से 6,300 क्या कर दूंगा माइनस, 1,26,000 में से कितना माइनस कर दूंगा 6,300 क्या कर दूंगा माइनस, तो कितना बचता है 1,19,700, कितना बचेगा 1,19,700, 1,19,700 ये मैं बाहर निकाल लूंगा। सिमिलरली और किस पे डिप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला है, और आपको डिप्रिसिएशन लगाने बोला है प्लांट एंड मशीनरी पे, लगा देंगे। पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको गिवन है 35,200, कितना गिवन है 35,200। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्लांट एंड मशीनरी पे जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो बोला है 7%, कितना परसेंट कैलकुलेट करने बोला है 7%, कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू लिख लेंगे 35,200, 35,200। अब आप बोलोगे सर आपने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 35,200 कहां से लाई, ये वैल्यू आपको बताएगा डब्बा, कौन बताएगा डब्बा, डब्बे को पूछिए। अगर आप ट्रायल बैलेंस के बॉक्स में आते हैं तो वहां पे सबसे नीचे डेबिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है 35,200, कितना वैल्यू गिवन है 35,200। अब इसका क्या निकालेंगे बेटा डिप्रिसिएशन, कितना कैलकुलेट करने के लिए बोला एडजस्टमेंट ने, बोला है प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन निकाल दो 7% का। अब सर आपने तो बताया हमको 10%, 5%, 7% की क्या ट्रिक है, सुनो, एक जीरो काटोगे आपको मिलेगा 10%, दो जीरो काटोगे तो आपको मिलेगा 1%। अब 1% कितना निकल आया है 352, 352 ये 1% है, तो 1% को कितने से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर 7 आ जाएगा, तो 1 को मैं 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं 7 बन जा 7 7 आ जाएगी, तो 352 को भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, 4 हाथ साला 1 7 बचा 35, 35 ने 1 36, 7 से 3 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना हो गए 24, तो आपका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है 2464, 2464। तो प्लांट एंड मशीनरी जो 35,200 है उसके नीचे लिखूंगा माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट 7%, और वैल्यू लिख रहा हूं मैं अंदर 2,464 रुपए कर दूंगा माइनस, तो कितना आ रहा है देखते हैं 35,200 माइनस 2464, तो टोटल आ रही है आपकी 32,736, 32,736, ये आपका निकलेगा वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की। बट ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट हो गया, आपको पता है हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं 2 इफेक्ट, कितने इफेक्ट जाते हैं 2 इफेक्ट, तो इसका दूसरा इफेक्ट हम कहां पे लिखते हैं बेटा समझ लीजिए। पहले बात आप क्या है, फर्नीचर की वैल्यू 1,26,000 से कम होकर कितना हो गई 1,19,000। अब आप ये समझिए मेरी असेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है, तो क्या डिप्रिसिएशन को मैं मेरा फायदा बुलाऊं या मेरा नुकसान, जी कंप्लीटली ये मेरा नुकसान है, और नुकसान के लिए हम अकाउंट कौन सा मेंटेन करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और खर्चों को सारे डेबिट करो। आप नॉमिनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट का नियम देखते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पे मैं इसकी एंट्री लगा दूंगा, दोनों एंट्री स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। देखिए टाइटल क्या डाल रहा हूं, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, डेप्रिसिएशन असेट पे एक नंबर किसका डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर, फर्नीचर पे कितने का डेप्रिसिएशन लगा 6,300। बहुत से बच्चे गलती क्या करते थे, ये बाहर वाली वैल्यू लिखेंगे, बेटा ये वैल्यू आपका आंसर आया है, ये वैल्यू आपका डेप्रिसिएशन नहीं है, इतने का आपका नुकसान नहीं है, आपका नुकसान कितने का हुआ 6,300, तो मैं डेप्रिसिएशन ऑन असेट कितना लिखूंगा, पहला फर्नीचर पे 6,300, दूसरा किस पे लिखूंगा, दूसरा डेप्रिसिएशन लगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन लगा प्लांट एंड मशीनरी पे 2,464, टोटल निकालेंगे तो 8,764, इसकी क्या निकलेंगे टोटल। अब आप बोलेंगे कि सर आपने टोटल क्यों निकाले, अंदर ही क्यों लिखे, बेटा अगर मैं दोनों अमाउंट बाहर लिख देता तो फाइनल कैलकुलेशन के वक्त मुझे 2 अमाउंट पकड़नी पड़ती, बट अगर मैं पहले इनकी डेप्रिसिएशन की टोटल निकाल देता हूँ बाहर, तो अब मुझे एक ही अमाउंट फाइनल कैलकुलेशन में पकड़नी होगी, जो कि रहेगी 8,764। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाली एडजस्टमेंट में क्या बताया गया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% इज टू बी क्रिएटेड, आरडीडी आपको निकालने के लिए बोला है, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ध्यान देंगे समझेंगे। होता क्या है कि बिजनेस में डेटर्स, कौन बेटा डेटर्स वो लोग होते हैं जो आपको क्या देने वाले पैसा। अब कभी कभी आपको एडजस्टमेंट आएंगे कि
क्रिएट बैड डेट ऑफ ₹2000 एंड प्रोवाइड आरडीडी 5%। माने 2000 रुपए डुबा दो और 5% की आरडीडी करा दो। क्या करा दो? आरडीडी। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, आरडीडी मतलब क्या है और बैड डेट मतलब क्या है। बैड डेट मतलब वो पैसा जो कंफर्म डूब गया, जो पैसा जो कंफर्म है, आप श्योर है कि ये पैसा डूब गया। पर आरडीडी मतलब वो पैसा है जहां पे आप डाउटफुल हो। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म ही आता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ऐसा पैसा जो आपको लग रहा है कि ये आगे चलकर डूबेगा, माने आप उस पर डाउटफुल हो, डूब भी सकता है या तो मिल भी सकता है, बट फिर भी आप वो पैसा माइनस करके चलोगे ताकि आपको फ्यूचर में उतना तकलीफ ना हो। तो पैसे डुबाएगा कौन? जो मुझे पैसे देगा वही ना मुझे मेरे पैसे डुबाएगा। तो मैं पहले लिख देता हूं डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू आपको कौन बताएगा? तो डेटर्स की भी वैल्यू आपको कौन बताएगा? डब्बा। प्लांट एंड मशीनरी, डब्बे में जाइए, प्लांट एंड मशीनरी के जस्ट ऊपर आपको डेटर की वैल्यू गिवन है 1,25,000। डेटर्स 1,25,600, 1,25,600 रुपए आपको आने वाले हैं। बट आप उसमें डाउटफुल हो कि कुछ लोग आपके पैसे डुबा सकते हैं। तो आप कितना डाउटफुल हो? तो आप डाउटफुल हो 5%। कितना डाउटफुल हो? 5%। अब इसके भी 5% आपको कैलकुलेट करने हैं, तो इसकी भी वर्किंग नोट दे देता हूं आपको कि कैसे हम 5% इसके कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, समझिए कितने एरेडेटर्स। तो लोग आपको पैसा देने वाले हैं 1,25,600। इतना पैसा लोग आपको देने वाले हैं जिनको हम बोलते हैं डेटर्स। अब उसमें से आपको माइनस करना है, माइनस आरडीडी। आप डाउटफुल हो कि लोग आपके पैसे डुबा देंगे। आरडीडी एट द रेट कितना परसेंट पैसा डुबा सकते हैं? 5%। ये आपका डाउट है कि लोग आपके कितना परसेंट पैसे डुबा सकते हैं? 5% पैसा डुबा सकते हैं। तो नो डाउट आपको अभी मैंने बता दिया कि कैसे अपना कैलकुलेट करने वाले हैं। एक जीरो काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा रे? एक जीरो काटने पर हमें मिलता है 10%। कितना निकला 10%? 12560, 12,560। 12,560। ये अगर मेरा 10% है तो 5% कितना? 10 के आधे कितना होगा? 5। 10 का आधा 5। तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। 12 के आधे कितना आता है? 6। 500 के आधे कितना आता है? 250। 12 के आधे आएंगे 6,000। 500 के आधे आएंगे 250। 60 के आधे आएंगे 30। तो टोटल मेरी हुई है 6,280 रुपए। कितना आ रहा है? 6,280 रुपए। जिन बच्चों को नहीं समझ रहा आप समझ लीजिए बेटा, कोई भारी मंत्र मैंने नहीं किया हो, सिंपल एक जीरो काट दिया पीछे से तो मुझे 10% मिले। अब 10 के आधे होते हैं 5, तो 12,560 का भी मैं क्या कर दूंगा? आधा। 12,000 के आधे 6,000, 500 के आधे 250, 60 का आधा 30। तो टोटल मेरी निकल रही है 6,280। तो डेटर में से 6,280 रुपए आरडीडी के नाम से मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। आप करेंगे, टोटल कर लेते हैं अपन, एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। 1,25,600 में से माइनस कर देंगे 6,280। तो आपके आंसर बन रहा है 1,19,320, 1,19,320, 1,19,320 रुपए। ये आपका फाइनल अमाउंट डेटर की बाहर आ रही है। अब आपको जैसे पता है हर एडजस्टमेंट के ऊपर कितना इफेक्ट लगाते हैं? 2 इफेक्ट। तो इसका भी सेकंड इफेक्ट हम देखिए। आपको पैसा आने वाला था 1,25,600। अब आप डाउटफुल हो कि आपके 6,000 रुपए डूब सकते हैं। आपने पहले ही मान के चल दिया कि ये डूबेंगे ही डूबेंगे। तो अब आपको कम पैसा आने वाला है, माने पहले आपको 1,25 आने वाले थे, अब आपको 1,19 ही आने वाले हैं। तो ये भी आपका एक प्रकार का नुकसान है जिसकी एंट्री हम मारते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और आपको पता है जब भी हम डेटर में से कुछ माइनस करते हैं उसकी सेकंड एंट्री लगाते समय हम एक फॉर्मेट मेंटेन करते हैं। ये फॉर्मेट मैं यहाँ पे भी मेंटेन करूंगा। पूरा फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट मैं मेंटेन करूंगा ताकि आपको ये फॉर्मेट लर्न हो जाए। क्या फॉर्मेट है बोलेंगे मेरे पीछे? टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ध्यान देंगे। अब ये होता क्या है, कैसे होता है समझिए। ओल्ड वाला आइटम आपको बताएगा डब्बा। ओल्ड वाला आइटम आपको कौन बताएगा? डब्बा। न्यू वाला आइटम आपको बताएगी एडजस्टमेंट। चलिए एक एक करके डब्बे को पूछते हैं। अब बोल रहा है ओल्ड बैड डेट लिखिए सबसे पहले। तो ओल्ड बैड डेट आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में आपको कहीं पे बैड डेट दिख रहा है क्या? जी नहीं है। नहीं है तो ओल्ड बैड डेट के सामने डैश लगा दूंगा। न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट नहीं है। अब मैं बिना डब्बा देके डायरेक्ट बता रहा हूँ न्यू बैड डेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर न्यू बैड डेट रहता तो हमें एडजस्टमेंट में ही पता चला होता। तो न्यू बैड डेट भी हमारा गिवन नहीं है, डैश लगा देंगे। अब न्यू आरडीडी कितना है? न्यू आरडीडी ये हमारी गिवन है। न्यू आरडीडी मैंने बताया हूं, न्यू वाला आइटम हमको कौन बताएगी? एडजस्टमेंट। ओल्ड वाला आइटम हमको कौन बताएगा? डब्बा। तो एडजस्टमेंट ने हमको बताया कि आरडीडी है 6,280। तो ये हमारी कौन सी आरडीडी है? ये हमारी है न्यू आरडीडी 6,280। कर देंगे न्यू आरडीडी 6,280।
अब न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी की अमाउंट पर क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। ओल्ड आरडीडी कौन बताएगा, फिर से डब्बा, डब्बे में जाइए, क्रेडिट साइड में आप देख पा रहे हैं, क्रेडिट साइड में सेकंड लास्ट में आपको दिया है आरडीडी 2400। आरडीडी कितना गिवन है, 2400। तो ये ओल्ड आरडीडी है 6280 में से, 6280 में से कितना, 2400, 6280 में से 2400 की ओल्ड आरडीडी माइनस करने पर बाहर मेरी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3880 रुपए, 3880 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी भी सेकंड एंट्री अपने मान लिया, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक इफेक्ट असेट में से माइनस कर दिया, दूसरा उसका फॉर्मेट में उसका ट्रीटमेंट कर दिया, जो भी फॉर्मेट था ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ट 1600 रुपए। अब कैरेज इनवर्ट के बारे में बता रहा, कल के सब में पोस्टिंग थी हमको कैरेज इनवर्ट। अब आप समझेंगे कैरेज इनवर्ट होता क्या है। कैरेज इनवर्ट बोले तो, कैरेज बोले तो गाड़ी भाड़ा, इनवर्ट बोले तो लाने का, इनवर्ट म्हणजे लाने का, फिर लाने का गाड़ी भाड़ा कौन देगा, तो लाया क्या जाता है और लाया कहां पे जाता है, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ एक फैक्ट्री का अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, हमारे यहाँ एक ऑफिस का अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। इसका मतलब फैक्ट्री में कुछ तो भी बन रहा है और बना बनाया फैक्ट्री का माल ऑफिस वाले बेच रहे हैं, ये हमको पहले समझना है। तो फैक्ट्री में जो भी माल बन रहा है, जैसे हम हमेशा एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे फैक्ट्री में बिस्किट बन रहे हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए हमको क्या जरूरत रहेगी, रॉ मटेरियल लगेगा। हवे में तो बिस्किट बना नहीं सकते, हमको रॉ मटेरियल कौन सा लगने वाला है बेटा, तो हमको रॉ मटेरियल लगेगा आटा, शुगर, ये सारे रॉ मटेरियल लगेंगे। ये अब हमारी तरफ उड़ के तैर के तो आएंगे नहीं, ये आएंगे हमारी तरफ गाड़ी से, और गाड़ी वाला फुकट तो लाएगा नहीं हमारे फैक्ट्री में माल, वो हमसे लेगा पैसा। तो कैरेज इनवर्ट ये लाने का खर्चा है, और क्या लाया जाता है फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल। तो कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग का आइटम है, कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का, और हमको गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है, खर्चा है, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, डेबिट में। डेबिट में मैं बीच में लिख देता हूं टू कैरिएज इनवर्ट, टू कैरिएज इनवर्ट। अब कैरिएज इनवर्ट में माने गाड़ी भाड़े में खर्चा कितना हुआ, ये कौन बताएगा आपको, डब्बा। डब्बे में जाइए, तो डब्बे में जाइएगा तो तीसरे नंबर पे आपको मिलता है कैरिएज इनवर्ट 7600, 7600। क्या बता रहा है बॉक्स आपको, बॉक्स ने आपको बताया, डब्बे ने आपको बताया कि गाड़ी भाड़ा पे 7600 का खर्चा हो गया है, कैरिएज पे, कैरिएज का खर्चा कितना हो गया है 7600। ये कौन बता रहा है आपको, डब्बा। बट एडजस्टमेंट आपको बता रही है आउटस्टैंडिंग कैरिएज इनवर्ट 1600 कि कैरिएज का 1600 रुपया अभी भी देना बाकी है। कैरिएज का कितना रुपया बेटा, 1600 रुपए अभी भी देना बाकी है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, क्या नाम से रे बाबा, प्लस करके ही लिख दूंगा, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कैरिएज, आउटस्टैंडिंग कैरिएज कितना, 1600। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 9000, 7600 प्लस 1600, 9200, 9200। चलिए ये आप पहले तो समझ लेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। एडजस्टमेंट क्या बता रही है कि कैरिएज का 1600 रुपया आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इस वर्ड का मीनिंग क्या है, देना बाकी है, देना बाकी है 1600 रुपया। तो आप पहले ढूंढेंगे, डब्बे को पूछेंगे कि भैया दिया कितना, दिया कितना, ये कौन आपको बताने वाला है, डब्बा। डब्बे में आप जाती है तो तीसरे नंबर पे एडजस्टमेंट आपको, तीसरे नंबर पे पोस्टिंग आपको मिल गई कि कैरिएज इनवर्ट कितना है 7600। इसका मतलब कैरिएज पे आपने 7600 का खर्चा कर दिए है, और एडजस्टमेंट ने आपको और अलग से क्या बताया कि नहीं नहीं भैया इसमें 1600 का खर्चा अभी भी करना बाकी है, कर दिया 7600 और 1600, तो टोटल मेरा खर्चा कितना है 9200। पर हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। अब इसका सेकंड इफेक्ट हम कहां पे डालते हैं, कैरिएज आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब देना बाकी है, कितना रुपए देना बाकी है 1600। अब देना बाकी है तो देना पड़ेगा, देने की आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो मैं लाइबिलिटी में बीच में आकर लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कैरिएज, आउटस्टैंडिंग कैरिएज कितना रुपए देना बाकी है, 1600 रुपए कैरिएज का अभी भी देना बाकी है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइबिलिटी साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट क्या हो रही है बेटा, खत्म हो रही है। यहाँ पे हमारी क्या खत्म हो रही है, एडजस्टमेंट खत्म हो रही है। अब आपको पता है पहली स्टेप आपकी क्या है, फॉर्मेटिंग, दूसरी स्टेप नामकरण, तीसरी स्टेप एडजस्टमेंट जो हमने कंप्लीट कर लिए, चौथी स्टेप में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग। अब पोस्टिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है जो भी एडजस्टमेंट में आइटम आपने डाले हैं वो आपको रिपीट करने नहीं है, रिपीट फिर से लिखना नहीं है, नहीं तो फाइनल कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। चलिए ट्रायल बैलेंस में आता है, सबसे ऊपर क्या लिखा है बेटा, परचेस। अब परचेस हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और कच्चा माल कहाँ पे खरीदा जाएगा, फैक्ट्री में, ऑफिस में नहीं फैक्ट्री में। तो परचेस कहाँ का खर्चा है, फैक्ट्री का। तो कैरेज के ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू परचेस, क्या लिख दूंगा, टू परचेस। कैरेज के ऊपर परचेस लिख दूंगा, अंदर ही लिखूंगा 96,000। अब आपको पता है अंदर क्यों लिख रहा हूं, हो सकता है इसमें से कुछ आगे चलकर रिटर्न किया गया हो, खरीदा हुआ माल हमने कुछ वापस भेज दिया हो तो माइनस करना पड़ेगा।
और माइनस करके फिर बाहर निकालेंगे। अगर दिया रहेगा रिटर्न तो लिखूंगा, नहीं तो ये 96,000 वापस से बाहर निकालूंगा। उसके बाद सैलरीज है। अब आप सोचकर बताइए, सैलरीज फैक्ट्री के वर्कर को मिलेगी या ऑफिस के एम्प्लॉय को? जी सैलरीज ये मिलेगी ऑफिस के एम्प्लॉय को। फैक्ट्री के वर्कर को क्या दिया जाता है? वेजेस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? वेजेस, मजूरी दी जाती है। ऑफिस के एम्प्लॉय को हम देते हैं सैलरी। तो ये कहाँ का खर्चा है? ये है ऑफिस का खर्चा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सबसे ऊपर मैं लिख देता हूं टू सैलरीज। कितना है? सैलरीज का खर्चा हमने किया, डायरेक्ट बाहर निकाल दूंगा 15,000। पोस्टिंग वाला आइटम डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। कैरियर इनवर्ट, अभी हमने कैरियर इनवर्ट की एडजस्टमेंट लगाया तो हम उसको रिपीट करने वाले नहीं है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इज फॉर 2 ईयर्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना। एडवर्टाइजमेंट हमने किया, बोल रहा है 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट की। अब आप ये समझिए, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कौन करेगा? क्या फैक्ट्री वाले करेंगे या ऑफिस वाले? तो आप डेफिनेटली इसको शॉर्ट लिख देंगे, ऑफिस वाले। अब आप ये समझिए बेटा कि बनाने का काम फैक्ट्री का रहता है और बेचने का काम कौन करता है? ऑफिस वाले। तो बेचने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट भी एक खर्चा है। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कौन करेगा? ये करेंगे ऑफिस वाले। देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना किया हूं? एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा मैंने किया 8,000, पर ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। 8,000 के साथ एडवर्टाइजमेंट में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ब्रैकेट देकर आपको लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट हमने 2 साल के लिए दी है। 2 साल का हमने खर्चा किए हैं 8,000। 2 साल का हमने खर्चा कितना किए हैं? 8,000। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एडवर्टाइजमेंट 8,000 ये 2 साल के लिए है, पर हमारा हिसाब कितने साल के लिए रहता? तो हमारी अकाउंटिंग पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए रहती, 1 साल के लिए रहती। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब आपने एडवर्टाइजमेंट पे कर दी 2 साल के लिए, पर हमको हिसाब दिखाना है 1 साल का। हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखाना है 1 साल का। कितना? 1 साल का खर्चा कितना हुआ? आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया 8,000। 8,000 अगर 2 साल के हैं तो मुझे 1 साल का कितना? तो 2 का आधा 1, तो 8,000 का आधा कितना आ जाएगा? 4,000। 8,000 का आधा कितना आ जाएगा? 4,000। तो 4,000 आपका आ जाएगा 1 साल का खर्चा। तो आप एडवर्टाइजमेंट के 8,000 से माइनस करोगे, एडवर्टाइजमेंट के 8,000 से क्या करोगे? माइनस प्रीपेड। 4,000, तो बाहर खर्चा दिख जाएगा 4,000। अब सर ये ऐसा कैसे किया आपने? प्रीपेड ये वर्ड कहां से लाए? हमको नहीं समझा। समझेंगे बेटा, अच्छे से समझेंगे, ध्यान दीजिए। एडवर्टाइजमेंट में इन लोगों ने खर्चा कितना किया है? 8,000। चलो मान लिया 8,000 तुमने खर्चा कर लिया, पर इस 8,000 में से हमने यूज कितना किया? तो हमने यूज किया सिर्फ 1 साल का, जो कि हमारा ईयर था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 8,000 में से कितना खर्च हुए हैं? 4,000 1 साल का। 8,000 में से 4,000 जाने के बाद और कितने बचते हैं बेटा? 4,000। तो ये 4,000 क्या भूल हो गए, हवा में उड़ गए क्या? नहीं, ये 4,000 आने वाले साल में हमें बेनिफिट देंगे। ये 4,000 तुमने पेड किए हैं इसी साल। कब के लिए? आने वाले साल के लिए। तो आने वाले साल का वो खर्चा जो तुम इसी साल कर देते हो, उसको हम बोलते हैं, 2 वर्ड हम उसको प्रोवाइड करते हैं, एक तो प्रीपेड या फिर हम उसको बोलते हैं एडवांस। आने वाले साल का खर्चा जो तुमने इसी साल कर लिया वो आपका प्रीपेड है या तो एडवांस है। और इस साल तुमने खर्चा कर दिया, अगले साल सिर्फ उससे क्या उठाने हैं? बेनिफिट। कब उठाने हैं? अगले साल। अगले साल की बात आ गई, माने बात आ गई फ्यूचर की, और जब बात आती है फ्यूचर की तो आपकी क्या होती है? असेट होती है। तो प्रीपेड की दूसरी एंट्री आप कहां पे लगाने वाले हो? असेट साइड में लगाने वाले हो। आप लिख लेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट असेट में लिख देंगे 4,000। क्या समझे? हमने इस साल 8,000 का खर्चा किया, जिसमें 4,000 हमारे इसी साल खर्च हो गए और 4,000 हमारे आने वाले साल के लिए है। 4,000 मेरे कितने साल के लिए? आने वाले साल के लिए। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि 4,000 इस साल के लिए और 4,000 अगले साल के लिए? ध्यान दीजिए बेटा, 8,000 जब मैं 2 सालों के लिए पेड कर रहा हूं तो 8,000 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से। 8,000 को डिवाइड करूंगा 2 से, क्योंकि कितने साल का पेड है? 2 साल का। 8,000 डिवाइड बाय 2 वे 8, 3 जीरो जैसे के वैसे, तो कितना आ रहा है? 4,000। 8,000 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 4,000। माने 8,000 अगर 2 साल का तो 1 साल का कितना? 4,000। तो 1 साल का खर्चा 4,000 माइनस करने पे जो 4,000 बचता है वो मेरा एडवांस है। क्या है बेटा? एडवांस। तो एडवांस है, या तो उसको नाम हम गिवन करते हैं प्रीपेड। एडवर्टाइजमेंट के 8,000 में से प्रीपेड के नाम से माइनस करेंगे 4,000। 4,000 आपका दिखेगा खर्चे में, और ये प्रीपेड के 4,000 आप कहां पे लिखने वाले हो? असेट साइड में। हमेशा एक नियम आप ध्यान में रखेंगे, ये 2 एंट्रियां बोर्ड एग्जाम में आपको आएगी ही आएगी। 2 में से एक तो आने वाली है, या दोनों भी दिख जाएगी आपको, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। तो नियम याद में रखेंगे, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होती है। क्या बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग हमेशा आपको क्या करनी है? प्लस।
और प्रीपेड हमेशा आपको क्या करनी है, माइनस। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करनी है, प्लस, और प्रीपेड हमेशा क्या करनी है, माइनस। इस वाले सब में भी देखेंगे आउटस्टैंडिंग कैरीज था जो हमने प्लस किया, और एडवर्टाइजमेंट जो था वो प्रीपेड था, इसलिए हमने क्या किया, माइनस किया। इस वाले एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ये आपको सामने से नहीं बताई जाती है, ये आपको पोस्टिंग में ही गिवन रहती है। उसके बाद गुड्स रिटर्न, देखिए आ गया गुड्स रिटर्न, और आप ध्यान देंगे सर गुड्स रिटर्न है तो परचेस है, परचेस से माइनस कर दीजिए। जी बेटा नहीं, ये कौन सी वाली गुड्स रिटर्न है, ये गुड्स रिटर्न है डेबिट साइड वाली। कौन सी साइड वाली है, डेबिट साइड वाली। जिन बच्चों को याद नहीं है, भूल गए, मैं फिर से बता देना चाहूंगा। डेबिट की रिटर्न की अमाउंट, डेबिट की रिटर्न वाली अमाउंट आप सेल्स से माइनस करेंगे, और क्रेडिट साइड की रिटर्न वाली अमाउंट आप परचेस से माइनस करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, कि गुड्स रिटर्न में आपको जो डेबिट साइड में अमाउंट रिटर्न की दी गई है, वो आपको सेल्स से क्या करनी है, माइनस। तो हमें रिटर्न दिया है तो सिंपली सेल्स, पहले सेल्स देख लेते हैं और सेल्स से ये वाली रिटर्न माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड में आ जाइए, सेल आपको गिवन है 2,96,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सेल्स 2,96,000, 2,96,000 माइनस कर दूंगा सेल में से रिटर्न, RTURN रिटर्न। कितना रुपए रिटर्न कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे आप लोग। गुड्स रिटर्न है 16,000 की, कितने के माल रिटर्न भेजा मैंने, 16,000। अब 1,96,000 में से 16,000 का माल अगर वापस भेजता हूं, तो मेरी वापस भेजता हूं नहीं, वापस आया है। ध्यान देंगे, सेल बोले तो वो माल जो मैंने बेचा, और डेबिट में जो रिटर्न होती है वो आपको सेल से माइनस करनी है। क्रॉस में काम चलता है, डेबिट की रिटर्न क्रेडिट से माइनस करना होगा, और क्रेडिट में अगर कुछ रिटर्न दी होंगी तो वो डेबिट से माइनस करना होगा। तो डेबिट में कौन बैठा है, परचेस, क्रेडिट में कौन बैठती है, सेल। तो डेबिट की रिटर्न सेल में से माइनस, और क्रेडिट की रिटर्न परचेस में से माइनस। तो सेल्स कितनी है आपकी, 2,96,000। सेल कितनी है, 2,96,000 में से 16,000 अगर मैं निकालता हूं तो 2,80,000 की मेरी एक्यूरेट सेल निकलती है। चलिए गुड्स रिटर्न के बाद हम देखते हैं फर्नीचर हो गया है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, ओपनिंग स्टॉक आप लिखते हैं परचेस के ऊपर, तो परचेस के ऊपर लिख दूंगा मैं टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। कितना रुपए है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है 1 लाख, बाहर लिख दूंगा 1,89,000। ये अमाउंट ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना होता है, तो ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट डायरेक्ट कहां पे लिख देंगे, बाहर। उसके बाद डेटर से हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया है एडजस्टमेंट में, तो रिपीट करने वाले नहीं है। कैपिटल अकाउंट भी हमने एडजस्टमेंट करते वक्त उसकी पोस्टिंग कर दी थी। उसके बाद बैंक लोन, बैंक से लिया गया कर्जा, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। आपने बैंक से कर्जा लिया है, तो ये कर्जा, कर्जे के जो आपको पैसा आया बैंक से कितना है, 68,000। तो यार बैंक से कर्जा लेने पर ये पैसे आपके हो गए, जी नहीं, आपको ये पैसा बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा। लौटाने की आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो बैंक लोन, बैंक लोन आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। कितना रुपए वापस करने हैं, 68,000, 68,000 का बैंक लोन। उसके बाद सेल्स है, सेल्स की भी एंट्री हमने लगा दी है। आरडीडी, ये आरडीडी पोस्टिंग हमने यार फॉर्मेट में कर दी है, देखिए आरडीडी 2,400, न्यू आरडीडी से, न्यू आरडीडी में से पुरानी वाली आरडीडी हमने क्या कर दी है, माइनस कर दी है। उसके बाद बचता है गुड्स रिटर्न 12,000। मैंने बोला डेबिट में भी एक रिटर्न दिया था, क्रेडिट में भी एक रिटर्न देगा, पर डेबिट का 16,000 का रिटर्न हमने सेल से माइनस किए, और क्रेडिट में जो 12,000 का रिटर्न है वो हम कहां से माइनस करेंगे, परचेस अकाउंट से माइनस करेंगे। परचेस जो आपकी 96,000 है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा रिटर्न, कितना, 12,000। अब 96,000 में से 12,000 अपन क्या करेंगे, माइनस 96,000 माइनस 12,000, तो आपका आंसर बनता है 84,000। कितना, 84,000। चलिए यहाँ पे हमारी फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट होती है, जो कि है पोस्टिंग। हमने सारी पोस्टिंग सही से लगा दी है। अब इसके बाद हम फाइनल स्टेप पे आते हैं, जो कि कहलाती है हमारी क्लोजिंग। क्लोजिंग में हमें नियम कितने हैं, 3। क्या क्या नियम है, बड़ी अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, डेबिट और क्रेडिट में से बड़ी अमाउंट कौन सी है, बड़ी अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, बड़ी अमाउंट दोनों साइड, और बड़ी में से छोटे अमाउंट को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो छोटी छोटी अमाउंट है, यहाँ पे एक ही बड़ी अमाउंट है 2,80,000 की। तो मैं क्रेडिट साइड की टोटल लगा लेता हूँ, 2,80,000 और ये 10,000, 2,90,000, 2,90,000 प्लस 1,76,000 का क्लोजिंग स्टॉक, ये प्लस करके मेरी टोटल आ रही है 4,66,000। कितना आ रही है बेटा, 4,66,000। चलिए 4,66,000 ये बड़ी अमाउंट है, तो दोनों साइड लिख देता हूँ 4,66,000। बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को मुझे क्या करना है, माइनस। 4,66,000 में से 1,89,000 माइनस करूंगा, माइनस 84,000 माइनस करूंगा, माइनस 9,200, 9,200। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल रहा है 1,83,800, 1,83,800।
1,83,800 ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है। क्या आंसर है? ग्रॉस प्रॉफिट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख दूंगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, अब ग्रॉस प्रॉफिट फैक्ट्री में जो ग्रॉस इनकम में से ग्रॉस खर्चा अपन माइनस करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल हमारी आंसर नहीं रहता है, तो हमारा आंसर कौन सा रहता है? हमारा आंसर रहता है ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस। जो भी बैलेंस यहाँ पे निकलता है वो बैलेंस हमारा क्या होता है? आंसर होता है। और नियम बता देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट का। क्या बोल रहा हूँ रे भाई? पिछले वीडियो में हमने ये रूल डिस्कस किए थे। आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट, आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमको डेबिट में मिला तो हम उसको क्रेडिट में डालेंगे पीएनएल के, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है बेटा? 1,83,800। अब सिमिलर स्टेप आपको यहाँ पे भी रिपीट करनी है। क्या है स्टेप? बड़े में से छोटे को अपन क्या करने वाले हैं? माइनस। बड़े में से छोटे को अपन क्या करेंगे? माइनस। बड़ी अमाउंट दोनों साइड, बड़ी अमाउंट दोनों साइड, बड़े में से छोटे को क्या करना है? माइनस। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक ही अमाउंट बड़ी है 1,83,000, यहाँ पे पूरी चिल्लर अमाउंट है, तो 1,83,800 दोनों साइड लिख दूंगा। 1,83,800 ये दोनों साइड लिख दूंगा। अब बड़े में से छोटी अमाउंट को मुझे क्या करना है? माइनस करना है। 1,83,800 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 15,000 4,000 माइनस 8,764 माइनस 3,880 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 1,52,156। 1,52,156 ये मेरा आ रहा है नेट प्रॉफिट। 1,52,156 इसको मैं बोलता हूं मेरा नेट प्रॉफिट। क्या बोलता हूं? नेट प्रॉफिट। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकलता है? 1,52,156। फिर अगर मैं ये 1,52,000 का प्रॉफिट सिर्फ व्योम को दे दूंगा तो व्योमा नाराज हो जाएंगी, व्योमा को दे दूंगा तो व्योम नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं ये प्रॉफिट बांटूंगा रेशियो में। आप क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि ये जो दोनों पार्टनर है व्योम एंड व्योमा, ये इक्वल पार्टनर है, यानी कि इनका जो भी प्रॉफिट आ रहा है ये आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो आपको 1,52,156 के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। वो आप कैसे करेंगे? 1,52,156 डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर आता है इसमें नेट प्रॉफिट में बाहर वही अमाउंट रहेगी 1,52,156, अंदर आप लिख देंगे दोनों का नाम व्योम एंड व्योमा। व्योम को कितना जाएगा? 76,078 और उतना ही जाएगा व्योमा को 76,078। ये वैल्यू आपको अंदर लिखनी है। कहां पे लिखनी है बेटा? अंदर। माने इनकी टोटल इतना हो रही है 1,52,156। और व्योम को और व्योमा को कैसे निकाला मैंने ये वैल्यू? 76,078 1,52,156 का मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू मैं क्या कर दूंगा बेटा? कैपिटल में उनके प्लस कर दूंगा। क्या नाम से? नेट प्रॉफिट के नाम से। किसको कितना कितना प्रॉफिट हुआ? व्योम को प्रॉफिट हुआ 76,078 और व्योमा को कितना प्रॉफिट हुआ? उतना ही 76,078। ये भी प्लस कर दूंगा नेट प्रॉफिट। दोनों को उनके उनके हिस्से का प्रॉफिट क्या कर देने का? प्लस कर देने का। अब नेट प्रॉफिट ही आया है इसलिए प्लस हो रहा है, अगर नेट लॉस आया होता तो हमने क्या कर दिए होते? माइनस। करेंगे टोटल 1,54,000 प्लस 76,078 तो टोटल आ रही है 2,30,078। 2,30,078 यहाँ पे भी टोटल निकाल लेंगे। 76,000 प्लस 76,078 यहाँ पे टोटल आ रही है 1,52,078। 1,52,078 तो यहाँ पे टोटल आ रही है 1,52,078। चलिए अब हमें करना क्या है? हम लास्ट पेज पे है। लास्ट पेज में होता क्या है? हमारी असेट साइड और हमारी लाइबिलिटी साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए, तभी मैं ये मान सकूंगा कि मेरी पूरी जो सम है, एडजस्टमेंट है और पोस्टिंग है वो सही से हुई है। चलिए टोटल लगाते हैं। 1,52,078 और ये 2,30,078 प्लस 1,600 का आउटस्टैंडिंग था प्लस 68,000 का हमारा कर्जा है। तो यहाँ पे टोटल आ रही है 4,51,756। 4,51,756 वो साइड की भी टोटल लगा लेंगे। 1,19,700 प्लस 32,736 प्लस 1,19,320 प्लस 4,000 प्लस 1,76,000
टोटल आ रही है 1,04,51,756। यहाँ पे हमारा ये सम टैली होता है, दोनों साइड असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। दैट्स ऑल दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी क्या होता है, सॉल्व होता है। क्वेश्चन दिखाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही, उसके लिए सॉरी। बट इस क्वेश्चन की जो फोटो है, सम की क्वेश्चन की फोटो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में डाल दूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आंसर के लिए वीडियो देखेंगे और एक बार ये क्वेश्चन सिमिलर प्रैक्टिस करके देखेंगे खुद से, ताकि आपकी और क्या होता जाए, प्रैक्टिस अच्छी स्ट्रांग होती जाए। बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चों ने अभी तक कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह लगाए नहीं है, या जो बच्चे फेल होने के डर से बैठे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो जाए। थैंक यू।